हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए कल का क्विकली रिविजन करेंगे। पहले कल हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने पहली बार एक सुविधा दी है वोट फ्रॉम होम की, यानी 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी बुजुर्ग होंगे और जो दिव्यांग होंगे वो वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन चुन पाएंगे, और जिनकी वजह से चुनाव अधिकारी जाएंगे घर पर उनसे वोटिंग करवा लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत रहा तीसरे स्थान पर। रावन विल्सन ये न्यूयॉर्क में पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बन गए हैं डेविड वार्नर। और कल इनके बारे में गलती से मैंने आपको बता दिया था कि सनराइजर्स हैदराबाद के, मतलब कि इतने सालों से ये सनराइजर हैदराबाद से जुड़े थे कि दिमाग में एक वैसे ही बैठ गया थी। अभी के लिए ये दिल्ली कैपिटल्स से खेलते हैं, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभी ये खेल रहे हैं। पहले इससे ये हैदराबाद के लिए खेलते थे, ठीक है ना। भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर मुंबई में खोला गया है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम ये मेघालय के शिलांग में बनाया जा रहा है। सोनम वांगचुक इनको अभी प्रतिष्ठित संतोष मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एचडीएफसी बैंक ने अपना उप प्रबंध निदेशक चुना है कैजाद भारूचा को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो देखो 22 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। पृथ्वी के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। तो अर्थ डे, अर्थ को कैसे संरक्षित रखना है, अर्थ के साथ साथ पर्यावरण, और उसके बाद अर्थ पर जो भी जैव विविधताएं हैं, ठीक है, ये मतलब हर एक चीज जो हमारी पृथ्वी को संरक्षित कर सकती है, इकोसिस्टम को मेंटेन रख सकती है, उन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट थीम है, 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, 22 अप्रैल को ये हुआ। 22 मार्च, एक महीना अगर घटा दो आप, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और वो स्टोरी तो आपने याद ही होगा, आपको बहुत बार मैंने आपको जो बताया हुआ है। तो 22 मई जो होता है जैव विविधता दिवस होता है, जैव विविधता दिवस होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 23 अप्रैल आप 23 जून ले लीजिएगा, एक महीना बढ़ा करके प्लस एक दिन भी बढ़ा लीजिएगा, ये ओलंपिक दिवस होता है। ओलंपिक दिवस। जो लोग नए आए हों उनके लिए फिर से मैं कहानी बता दूं। जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुआ था, समझ लो, आपको एक स्टोरी में बता रहा हूँ जिसके थ्रू ये तीनों आप याद कर सकते हो। सूर्य से पृथ्वी अलग हुआ था तो एक गोला के रूप में था, धधकता हुआ गोला था, आग जल रहा था। तो पहले तो खूब होती है बारिश, तो इसीलिए पहले मनाया गया देखो जल दिवस। और सूर्य पहले एक गोला था, उससे दो गोला हुआ, तो देखो दो दो इसीलिए है, ठीक है। अब पहले हुई बारिश, फिर वो पृथ्वी के आकार में आया, तो पृथ्वी के आकार में आया, पृथ्वी के रूप में आया, तो इसलिए पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल आ गया, मार्च के बाद अप्रैल। अब इसके बाद जब देखो धरती बन गई, जल आ गया, तो फिर क्या हुआ, जैव विविधताएं आनी शुरू हुई। तो जैव विविधताएं आनी शुरू हुई, यानी कि एक महीना और बढ़ा दो, 22 मई हो गया। अब जब जैव विविधताएं आ गई, जल आ गया, पृथ्वी आ गया, तो जैव विविधताओं मतलब कि पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु सब, तो जीव जंतु वगैरह सब आ गए। फिर कई सालों बाद ये लोग खेलना शुरू किए, तो खेलना शुरू किए तो ओलंपिक होने लगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो एक महीना फिर बढ़ाओ, और एक महीने में एक दिन और बढ़ा दो, तो 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। क्लियर है ना? ये छोटी सी एक स्टोरी टाइप का मैंने बनाया था, और ये आपको कई बार रिवाइज भी करवा चुका हूँ, तो आई थिंक आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। चलिए अगला यहाँ पर आप देख लीजिए, आज रिवीजन कर लेते हैं। कई दिन हो गए हैं सभी महत्वपूर्ण दिवस के। तो 1 अप्रैल को देखो दो महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस जिसे कहते हैं, और आरबीआई स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस जिसे आर्टिज्म अवेयरनेस डे कहते हैं वो मनाया गया। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, माइंस जो खादान होती है, खान होती है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ का स्थापना दिवस भी होता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। 11 को सुरक्षित मातृत्व का राष्ट्रीय दिवस।
12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस। इसके अलावा 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस। 19 को भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 20 को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और अब 22 अप्रैल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए, स्टार स्पोर्ट ने दोस्तों अभी ऋषभ पंत को अपना बनाया है नया ब्रांड एम्बेसडर। स्टार स्पोर्ट दोस्तों ना, मतलब समझिए स्टार टीवी। स्टार टीवी जो है, जिसके अंतर्गत हॉट स्टार भी आ जाता है, स्टार उत्सव, मतलब स्टार के सभी जो आ जाते हैं, ठीक है। इन सबके पास आईपीएल का है टीवी राइट। इस बार आईपीएल का टीवी राइट और मीडिया राइट अलग अलग, डिजिटल मीडिया राइट अलग अलग दिया गया। तो डिजिटल मीडिया राइट जो है वो जियो सिनेमा के पास चला गया। तो जियो धनाधन के तहत तो सभी लोग जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल देख रहे हैं। और टीवी वाला जो है ये स्टार के पास था। स्टार के पास हालांकि पिछली बार से, मतलब इससे पहले तो दोनों हुआ करता था। इस बार जियो ने डिजिटल मीडिया वाला ले लिया राइट अपना। तो अब यहाँ पर स्टार टीवी जो है ये स्टार स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ऋषभ पंत को। साथ ही साथ में इन्होंने और भी अनाउंसमेंट करी है कि इनके बिलीव एम्बेसडर है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है बिलीव एम्बेसडर। बिलीव एम्बेसडर क्या होता है कि एक तो ब्रांड एम्बेसडर होता है, बाकी उसके साथ में कुछ और भी खिलाड़ी रहते हैं। एक अमूमन खेलों में ही देखने को मिलता है, जैसे आप देखते होगे ड्रीम 11 का प्रचार देखते हुए समय आप देखते होगे रोहित शर्मा भी हैं, हार्दिक पांड्या, ठीक है, और उसके बाद आर अश्विन वगैरह बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं बीच बीच में ड्रीम 11 के को लेकर के प्रचार करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो है ना, ये सभी बिलीव एम्बेसडर है। बिलीव एम्बेसडर मतलब साथ साथ जो प्रचार करते हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें एक ही ब्रांड का कई लोग मिलकर के, कई खिलाड़ी मिलकर के प्रमोशन करते हैं। तो फिलहाल स्टार स्पोर्ट ने यहाँ पर बताया है कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ये सभी इसके बिलीव एम्बेसडर हैं और ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए यहाँ पर लिखा गया है 23,757.5 करोड़ में डिजिटल मीडिया राइट लिया था। और देखो प्रतिद्वंदी को हरा करके स्टार टीवी जो है डिज्नी स्टार या कहें डिज्नी हॉट स्टार, ये सब स्टार ग्रुप का ही हिस्सा है। तो इसने 23,575 करोड़ में टीवी राइट लिया था। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जा सकती है आपसे। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने मन की बात के 100वें संस्करण पर कितने रुपए के स्मारक सिक्के का लोकार्पण किया? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम के 100वें संस्करण को संबोधित करने वाले हैं। ये 30 अप्रैल को संबोधित करेंगे। 30 अप्रैल को ये 100वां एपिसोड होगा मन की बात का। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए का स्मारक सिक्का ये लॉन्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। टू मार्क 100th एपिसोड ऑफ मन की बात, पीएम मोदी टू रिलीज न्यू 100 रेट कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। तो ये एक स्मारक सिक्का होगा 100 रुपए का। मन की बात 100वां एपिसोड पूरा करेगा। मन की बात शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को की गई थी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती थी, जस्ट उसके बाद 3 अक्टूबर को दशहरे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहली बार मन की बात का रेडियो प्रसारण किया था। और 30 अप्रैल को जो एपिसोड होने वाला है वो 100वां एपिसोड होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व रसद सूचकांक में 139 देशों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो अभी विश्व रसद सूचकांक लॉन्च किया गया, यानी कि वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स जारी किया गया। भारत इसमें 38वें स्थान पर रहा। हालांकि भारत ने इस बार काफी अच्छा पोजीशन, अच्छी रैंक दिखाई है। 6 प्लेस जो है वो क्लाइम करके पहुंचा है 38वें पर। इससे पिछली बार की रैंकिंग में 44वें पर था भारत, इस बार 38वें पर है। तो टॉप में अगर बात करें तो सिंगापुर है, फिर फिनलैंड है, उसके बाद है जर्मनी टॉप 3 में, और भारत का स्थान 38वां है। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। बस इसके बाहर इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। आगे देखते हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के नए बन गए हैं अध्यक्ष अजय बंगा, इनका नाम आप याद रखेंगे, अजय बंगा। पहले ये मास्टर कार्ड के सीईओ थे, लेकिन अभी ये वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी ने किस नाम से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो दोस्तों एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पूर्व समझ लो बहुत ही पुराने टेनिस खिलाड़ी थे जयदीप मुखर्जी। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है
क्रॉस कोर्ट नाम से। किस नाम से? क्रॉस कोर्ट। ठीक है, जयदीप मुखर्जी, मतलब आप 60 या 70 के दशक में जान लो कि 60 या 70 के दशक में ये संन्यास ले चुके थे। ठीक है ना? तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अब जाकर के लिखी है क्रॉस कोर्ट नाम से। 1966 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अपने टाइम के दिग्गज ये टेनिस खिलाड़ी थे जयदीप मुखर्जी जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये खिलाड़ी से रिलेटेड पुस्तक है, तो मैं कुछ और जो फेमस खिलाड़ी हैं उनकी आत्मकथाओं को रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। आप अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन में कर लेना। एक तो आत्मकथा है बिलीव, ये लिखा है सुरेश रैना ने। ठीक है, सुरेश रैना ने। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखूंगा जिससे आप रिकॉल कर सको और आप नोट डाउन करते चलना, बहुत मजा आएगा। इसके अलावा प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये किसने लिखा? ये लिखा है सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। इसके अलावा दोस्तों युवराज ने लिखा टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ, इसको लिखा युवराज सिंह ने। इसके अलावा आई थी 281 एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड, ये लिखा VVS लक्ष्मण ने, लक्ष्मण ने। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये ऑटोबायोग्राफी है सौरभ गांगुली की। ठीक, इसके अलावा माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? विश्वनाथन आनंद की, विश्वनाथन आनंद की। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में चेस लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। इसके अलावा प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, इसको लिखा है साइना नेहवाल ने, साइना नेहवाल ने। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बैडमिंटन। ठीक है, समझ जाना आप। तो ये ऑटोबायोग्राफीज हैं कुछ जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं। चलो, और अभी आपको याद हो तो आप उसको भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला, हाल ही में ओलिवर डाउडेन को कहाँ का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में ऋषि सुनक, तो ऋषि सुनक ने इनको नियुक्त किया है। ठीक है ना, ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं और इन्होंने उप प्रधानमंत्री अपना नियुक्त किया है ओलिवर डाउडेन को। ठीक है, ओलिवर डाउडेन, यहाँ पर आप देख पाओगे यूके के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। ब्रिटेन के बारे में बात करें तो इंग्लैंड इसकी राजधानी होती है, मुद्रा होती है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ ब्रिटेन है कैसे। तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड मैप में आपके सामने ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप आओगे, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यहाँ से अगर आप आओगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ये रहा यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर ब्रिटिश आइसल्स दिख जाएगा, मतलब ब्रिटिश एक द्वीपीय टाइप का है, समझ लो। यहाँ पर देखो कई सारे देश हैं एक साथ। कौन कौन से देश हैं? देखो, इसको जूम इन करोगे अगर आप तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा ये इंग्लैंड दिख रहा है। ठीक है, इंग्लैंड दिख रहा है, इधर है वेल्स, और ऐसे ही इधर ऊपर अगर आप आओगे तो ये दिखेगा स्कॉटलैंड। तो जब ये तीनों देश मिल जाते हैं ना, यानी कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों देश मिल करके आपस में बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और इन तीनों देश में इधर आयरलैंड है, ये आयरलैंड का नॉर्दर्न आयरलैंड वाला जो पार्ट है ये अगर जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों देश, उसके बाद ये नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट अगर जुड़ जाता है तो ये सब मिलकर के बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बनाते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर रहना चाहिए। तो अगर केवल इंग्लैंड की बात की जाए तो यहाँ पर इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड की बात कर दी जाए तो ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, और यहाँ पर अगर नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दिया जाए तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, एक और जरूरी सूचना है आपके लिए कि कल ईद था और ईद पर ऑफर दिया गया था, ईद 25 बताया गया था कूपन कोड। बहुत सारे लोगों को ये कूपन कोड डालने में पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही थी। तो देखो, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ये नंबर व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं, ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर आपकी हेल्प की जाएगी। दूसरा मेथड भी बताया जाएगा अगर नहीं अप्लाई हो रहा होगा तो। और इसमें ना देखो, कुछ लोग गलती कर रहे थे, यहाँ पर स्पेस डाल दे रहे थे। स्पेस नहीं डालना है, कैपिटल लेटर में एंटर करना है और विदाउट एनी स्पेस ईद 25 लिखना है। ठीक है ना, तब आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज के लिए और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आज लास्ट दिन है, समझ लो ये ऑफर का। इस ऑफर का फायदा आप उठा सकते हो। और जनरली ई बुक्स में आपको ऑफर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ई बुक्स में भी ऑफर है। ई बुक और कोर्स अगर आप कोई सी भी चीज लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यही मौका है, सही मौका है। आप अगर कोई ई बुक या कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला,
हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस समुदाय को पिछड़ेपन को तय करने के लिए नए आयोग का गठन का फैसला लिया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मराठी भाषी जो लोग हैं उनको पिछड़ेपन को तय करने के लिए, मतलब उनको बैकवर्ड कैटेगरी में डालने के लिए एक नए आयोग के गठन का फैसला लिया है। जैसे आप देखते हो एसटी एससी आयोग होता है, जैसे आप देखते हो ओबीसी आयोग होता है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग, ऐसे ही यहाँ पर मराठों के लिए वहां पर महाराष्ट्र में एक नया आयोग का गठन किया जाएगा। देखो वहां पर ना बहुत दिनों से डिमांड चल रही है मराठा आरक्षण को लेकर के, ये मराठा कम्युनिटी के मराठी भाषी जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। ठीक है, तो आरक्षण पर तो बात बन गई थी, तो इस पर सरकार ने कई नियम भी बनाए थे, उसके बाद आरक्षण भी दिया जाना शुरू हुआ था। लेकिन अब वही आरक्षण सही तरीके से मिल सके, पिछड़ेपन की कैटेगरी में अच्छे रूप से ये तय हो सके, इसके लिए एक नए आयोग का गठन करने जा रही है महाराष्ट्र सरकार। अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया था कि जो कार्यरत कर्मचारी हैं दिव्यांग हैं, ठीक है, उनका प्रमोशन करने में, जिनका जिनका प्रमोशन हो रहा है उनमें से जो दिव्यांग कर्मचारी हैं, ऐसे प्रमोशन अगर उनका हो रहा है तो 4% सीटें उनके लिए रिजर्व रखी जाएंगी। ठीक है ना, तो 4% आरक्षण प्रमोशन के लिए दिव्यांग कर्मचारियों के लिए किया गया है। तो अभी ये मराठा आरक्षण कानून की कमियों को दूर करने के लिए, मराठा कम्युनिटी को पिछड़ेपन को तय करने के लिए नए आयोग का गठन किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है ना, महाराष्ट्र देख लो। वैसे तो कल हम लोगों ने इसके बारे में सब कुछ बात किया था, एक बार मैं फिर से यहाँ पर सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएम, इसके नए सीएमडी कौन बनाए गए? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं ए माधव राव। ए माधव राव दोस्तों ये हैं आपके सामने, और ये नेक्स्ट सीएमडी हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड दोस्तों ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी भारत की सरकार की कंपनी है ये, और खास करके ये डिफेंस से रिलेटेड काम करती है। तो ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है इसीलिए। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो लोक उद्यम चयन बोर्ड ने अभी हाल ही में इसका सीएमडी नियुक्त किया है ए माधव राव को। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। अगला, हाल ही में किस प्रेस ने मारियुपोल अस्पताल में हमले की तस्वीर लेने के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है? तो देखो जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड आ रहे हैं इसमें ना, सब यूक्रेन से रिलेटेड चीजों को दिए जा रहे हैं। मतलब आप देखो एक तरफ से, अब यहाँ पर इस चीज को आप क्या मानोगे, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि इसको आप ये मानोगे कि क्या जानबूझ करके सब ऐसे अवार्ड दिए जा रहे हैं, सब यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं, जिससे दुनिया भर का ध्यान खींचे यूक्रेन की तरफ, या फिर यूक्रेन को मसीहा घोषित किया जाए, या फिर वाकई में ये यूक्रेन की तरफ जो सारे अवार्ड जा रहे हैं, इसमें इसके पीछे कारण ये है कि वाकई में और कोई दूसरा मुकाबले में इतना ज्यादा परफेक्ट दावेदार था नहीं, इस वजह से यहाँ पर जा रहे हैं अवार्ड। ठीक है, दोनों में से कौन सा है सही ऑप्शन, आप लोग अपने दिमाग से आप लोग आंसर कीजिएगा जरूर। और अगर पहला अगर आप आंसर कर रहे हैं तब तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि सभी के सभी अवार्ड जो हैं ये फिक्स होते हैं कि किसको दिया जाना चाहिए किसको नहीं। मतलब इसके पीछे एक समझ लो कि जैसे कहते हैं ना फिक्सिंग टाइप का है। फिलहाल मैं आपको चलो बता देता हूँ जानकारी के लिए कौन कौन से अवार्ड कहाँ कहाँ जा रहे हैं। देखो टाइम मैगजीन ने, आपको अगर पता हो, टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज में द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को और व्लादिमीर जेलेंस्की को, इन दोनों को छापा था, तो यूक्रेन का ही हुआ। इसके अलावा शांति पुरस्कार, नोबेल का पीस प्राइज, ये दिया गया रसिया का मेमोरियल एनजीओ और यूक्रेन का सेंटर फॉर लिबर्टी एनजीओ, ये दो एनजीओ थे। और एलिस बेलास्की ये एक इंडिविजुअल थे जिनको मिला था नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, रसिया का एनजीओ है लेकिन रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ काम करता है, इसलिए इसमें शामिल है। ऐसे ही यूक्रेन का एक एनजीओ है, उसे और एलिस बेलास्की, इनको मिला था नोबेल। एलिस बेलास्की ये बेलारूस के हैं और बेलारूस में रह करके ये रसिया का विरोध करते हैं और यूक्रेन वार में रसिया का विरोध कर रहे थे खुल करके, और यही कारण है कि इनको 10 साल की जेल भी हो गई है। मतलब इनको नोबेल कमेटी ने नोबेल पुरस्कार दिया, तो नोबेल शांति पुरस्कार, लेकिन बेलारूस के, क्योंकि बेलारूस तो रसिया का दोस्त है, तो बेलारूस ने जब देखा कि ये ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, दुनिया इनको रिकॉग्नाइज कर रही है, तो इनको उठा करके डाल दिया 10 साल के लिए जेल में। ठीक है, ये भी न्यूज बनी थी, मैंने कवर कराया था। इसके अलावा अगर तीसरा हम लोग बात करें तो यूक्रेन का जो सेंट्रल बैंक है, इसको बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और इसी अवार्ड में आपको पता होगा कि हमारे भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, ये गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाए थे।
इसके अलावा यूक्रेन का जो ओडिशा स्टेट है, ओडिशा जो शहर है वहां का, ध्यान रखिएगा, वहां पर भी एक ओडिशा नाम से शहर है, उसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद यूक्रेन के ही प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार व्हाइट ईगल मेडल अभी मिला है, ये भी याद रखना। इसके अलावा यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला, प्रोवाइड करने वाला पहला यूरोपीय देश बना था पोलैंड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, अब डाटा आपके सामने है, आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पर देखिए वही सारी चीजें हैं। अभी ये अवार्ड के बारे में जो मैं बात कर रहा था, मारियोपोलो अस्पताल की ये तस्वीर ली गई थी, यही वाली तस्वीर थी, और इस तस्वीर के लिए, फोटो के लिए इसे वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार दिया गया है। एसोसिएट प्रेस ने ये फोटो ली थी, और एसोसिएट प्रेस के जो फोटोग्राफर थे, फोटोग्राफर का नाम था एवगेनी मोलोलेटेक, इनके द्वारा ये फोटो ली गई थी। 2021 में जनवरी में ली गई थी, और अब इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दीपिका मिश्रा ये विंग कमांडर हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाई हैं, और ये वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ये हैं विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है, गैलेंट्री पुरस्कार मिला है। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने इन्हें सम्मानित किया है। विवेक राम चौधरी जी ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। तो राजस्थान की ये रहने वाली हैं दीपिका मिश्रा, और मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान इनके वीरता के लिए इनको ये दिया गया है पुरस्कार। क्लियर है बिल्कुल? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आई होगी, काफी सारे रिवीजन पॉइंट्स भी मिले होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक शेयर जरूर कर देना मेरे लिए, और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ करंट अफेयर पाने के लिए। चलिए, तो एक और जरूरी बात, कल करंट अफेयर का मैराथन आपके लिए लाया है, बिल्कुल फ्री में लाया गया है, तो जा करके आप इसे देख सकते हैं। यूट्यूब पर अपलोड हुई है वीडियो, कल रात में अपलोड हुई थी, तो आप अगर नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा। जनवरी से अप्रैल तक का है। कल मैंने पूछा तो क्वेश्चन आपसे, हेनले और पार्टनर्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो ये सभी शहर शामिल है। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी को पद्म विभूषण से 2008 में सम्मानित किया गया था। आज आपको क्या बताना है, किस महापुरुष ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था? अगला, आईपीएल में सबसे अधिक कप्तानी करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना, और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो आप वहां से इसे ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।